नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। साथियों, आज से एक नए प्रोग्राम की हम शुरुआत कर रहे हैं और यह प्रोग्राम पूरी तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रख करके किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स के परीक्षा में करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट अपनी निर्णायक भूमिका को निभाता है और उसमें जब बात हम पॉलिटी की करते हैं तो पॉलिटी एक ऐसा विषय हो जाता है कि जिसका पॉलिटी बेहतर हुआ वह प्रीलिम्स की नैया को पार कर ले जाएगा और जिसने पॉलिटी में खराब प्रदर्शन किया वो यहीं से इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। तो पॉलिटी एक तरह से देखेंगे निर्णायक भूमिका निभाता है। करंट अफेयर्स और उसमें भी पॉलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटी में अगर आप पिछले 5-7 वर्षों की तुलना करें बाकी विषय के आधार पर कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं तो हर साल आपको देखेगा कि आंकड़ा 10 से 15 क्वेश्चन का रहता ही रहता है। ये वैरी करता है, किसी ईयर 10 आ गया, किसी ईयर 12-15 ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन इसका एक ठीक ठाक सेगमेंट आपको पूछा जाएगा। एक और बात, पॉलिटी में जो करंट अफेयर्स साथियों पूछा जाता है उसमें यह देखा गया है कि वह स्टैटिक से जोड़ करके पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स सीधे तौर पर नहीं पूछा जाएगा। टॉपिक शुरुआत का उठाएगा कि आपातकाल की अगर चर्चा की गई है तो वहां से फिर आपको ले चलेगा पीछे कि उस समय क्या क्या संविधान संशोधन हुआ, या अगर लोकसभा के स्पीकर का पद चर्चा में है तो चर्चा में क्यों है, तत्कालिक घटना के वजह से, और फिर आपको पीछे वो स्टैटिक में किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इनकी शक्तियां क्या है इस पद में, इन तमाम चीज़ों को लेकर के पूछा जाएगा। तो पॉलिटी का जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें वह सिर्फ न्यूज़पेपर जैसा पढ़ना नहीं होता है। जैसे कई बार आप साइंस टेक में पढ़ेंगे या इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, वो हूबहू करंट अफेयर्स डालेगा, उस समय की घटना डालेगा, लेकिन पॉलिटी में ऐसा नहीं। इसलिए पॉलिटी के करंट अफेयर्स में क्या होता है कि थोड़ा अप्रोच आपको बदलना पड़ता है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप पढ़ के जाएंगे और वहाँ प्रश्न नहीं कर पाएंगे, और ऐसा छात्र बताते भी हैं कि उनको इस तरह की परेशानी होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हम लोग आज से पॉलिटी की शुरुआत करने वाले हैं। जो चीज़ें मैंने बताया, मेरी पढ़ाने की पूरी शैली यही रहेगा कि करंट अफेयर्स से लेकर के मैं स्टैटिक से जोड़ करके आपको पढ़ाऊंगा कि ताकि कुछ भी प्रश्न इस पर आ जाए आपसे छूट ना पाए। ठीक है, जो जो मुख्य बातें रहेगी वो भी मैं बताऊंगा। पिछले 3-4 साल में अगर आपने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को ठीक से एनालिसिस किया है तो आपने देखा होगा कि 1 साल का करंट अफेयर्स केवल नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि 1 साल से थोड़ा और पीछे यूपीएससी जा रही है। मैं मान के चलता हूं कि 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के 1.5 साल में पॉलिटी से जो भी संबंधित विषय रहा होगा उसको हम चर्चा में लाएंगे। मामला क्लियर है? और आज के इस लेक्चर में अगर हम बात करें तो हम जो चर्चा में लाने वाले हैं वह विषय वस्तु संसद से हो सकता है, राज्य विधानमंडल से संबंधित हो सकता है, या फिर स्थानीय सरकार से हो सकता है। कुल मिलाकर के ये 3 टॉपिक के इर्द गिर्द जो 1.5 साल में जितने भी टॉपिक महत्वपूर्ण रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसा टॉपिक हो सकता है जिस पर जो चर्चा में रहा हो लेकिन मैं उसको शामिल नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे नजरिए से वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नजर इस बार नहीं आ रहा है। या तो पहले पिछले लास्ट ईयर पूछ लिया गया है या फिर बस थोड़े बहुत चर्चा में रहा है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं लग रहा है। तो मामला क्लियर है, सारे चीजें समझ गए कि किस रूपरेखा से हम बढ़ने वाले हैं, और आप इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, जुड़े रहिएगा। 1.5 साल का करंट अफेयर्स मैं आपका पूरा करवा दूंगा लगभग। मैं मान के चलता हूं, हालांकि यूपीएससी में दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा पिछले साल का अनुभव रहा है कि जितना भी पॉलिटी में कराऊंगा उसके इर्द गिर्द ही प्रश्न रहने वाला है, अगर करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पढ़ लेते हैं। क्लियर है? यहां से चीजें आप पढ़ना शुरू कर दे, आगे बढ़ना शुरू कर दे। चलिए, अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए पिछले साल। भारत में कब आपातकाल लागू किया गया था? ध्यान है, क्योंकि पहला प्रश्न यहीं से बन सकता है कि भारत में आपातकाल लागू कब से किया गया। तो चूंकि 50 वर्ष पूरा है तो 25 जून 1975 कब किया गया? नोट कर लीजिए, 25 जून 1975। क्या यह देश के कुछ हिस्सों में लागू किया गया या पूर्णतः पूरे देश में लागू कर दिया गया? निश्चित तौर पर पूरे देश में लागू किया गया। और यह प्रभावी कब तक रहा यह भी पूछा जा सकता है। तो प्रभावी रहने की बात की जाएगी तो यह आपको 21 मार्च 1977, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डेट पूछा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे, यूपीएससी भी क्या करने लगा है कि पीसीएस के तरफ फैक्चुअल थोड़ा सा हो गया है। उसमें स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा और स्टेटमेंट में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट देगा जैसे कि आपातकाल को लेकर के पूछा जाएगा और उसमें दे देगा कि यह
कब से कब प्रभावी रहा और डेट दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी आप कर पाएंगे कि 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा। अब स्टेटमेंट अगर आपको डेट याद है तब तो आप टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1975 में यह लागू हुआ। तो पिछले साल 2025 में क्या होगा, इस ऐतिहासिक घटना का कितना वर्ष पूरा हुआ, 50 वर्ष। क्लियर है। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं यहां क्यों इस टॉपिक को लेकर के आया हूं। क्लियर। अब आपातकाल के कुछ फैक्ट यहां, अब आगे बढ़ते हुए आपातकाल से संबंधित कुछ चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आपको क्या कीजिए, पॉलिटी से एक अलग का कॉपी बना लीजिए या A4 साइज का पेज लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। जो जो चीजें लिखा रहा हूं ना, आप क्या कीजिए, पॉइंट में नोट करते चलिए, ताकि रिवीजन करना भी आपके लिए आसान पड़े। मैं फिर से कह देता हूं, 1.5 साल का मैं पढ़ाऊंगा अगले 10 लेक्चर में, और अगर आप उतना कर ले जाते हैं तो मेरा अपना मानना है कि पॉलिटी से कोई प्रश्न आपका नहीं बचेगा, इतना से काम चल जाएगा आपका करंट अफेयर्स का। चलिए, आपातकाल के बारे में कुछ तथ्य जो पूछा जा सकता है कि आपातकाल के दौरान जो संघर्ष रहता है ना, इमरजेंसी के दौरान, वो फंडामेंटल राइट्स से ही रहता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो हमारे संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बातें की गई है, जो मूलभूत अधिकार है, जो स्टेट के अगेंस्ट में दिया जाता है। तो अब यहां पर क्यों फंडामेंटल राइट्स का हमेशा संघर्ष हो जाता है इमरजेंसी लाइक सिचुएशन से? क्योंकि होता क्या है कि जब इमरजेंसी आता है तो जितने भी मौलिक अधिकार नागरिकों के दिए गए हैं उसका लोपन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। हालांकि बाद में इसको लेकर के देखा जाएगा कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो अपने आप में हमेशा जीवित रहेगा, है ना, जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं। गोल्डन ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा पॉलिटी पढ़ते हुए, इसलिए ये सारी देखिए, गोल्डन ट्रायंगल पहले यूपीएससी में और विभिन्न पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो जो चीजें मैं बताता चलूंगा इसके स्टेटमेंट के अलावा, तो वो थोड़ा देखते चलिए। जैसे कि आर्टिकल 14, 19 और 20 क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होगा। क्या है, स्वतंत्रता। क्या है, राइट टू लाइफ, जो कह सकते हैं कि लाइफ विथ डिग्निटी की बात किया गया। सुप्रीम कोर्ट लगातार आर्टिकल 21 का विस्तार कर रही है। तो ये चीजें आपको बहुत डिटेल से 2019 और 20 में 2 बार यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में बैक टू बैक आर्टिकल 21 पूछ लिया है। और इस बार चूंकि पिछले साल जो है आर्टिकल 21 में इन्वायरमेंट के इशू को ऐड किया गया, लेकिन पिछले साल वाले प्रश्न पत्र को यदि आप देखेंगे यूपीएससी में तो आर्टिकल 21 से प्रश्न नहीं आया है। तो इस बार इसकी चांसेस है फिर से, और इसका विस्तार होता ही जा रहा है। क्योंकि एक हाईकोर्ट ने भी अभी कहा कि मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, अगर वो व्यक्ति भी आपको पसंद करते हो तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स होगा और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग इसे माना जाएगा। तो फिर से इसका विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स को गोल्डन ट्रायंगल पर आपकी नजर रहनी चाहिए, यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 12 से 35 बताएंगे ना आप सभी। हाँ, तो 12 से 35, जिसमें अगर मुख्य तौर पर अगर चर्चा किया जाए, इसमें भी महत्वपूर्ण क्या है तो क्या बताएंगे, 14 से 32। और इसमें जो आर्टिकल 32 है, इसे क्या कहा अंबेडकर जी ने, संविधान का आत्मा। क्यों है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में जो 5 तरीके का रिट दिया गया है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का स्टेट के द्वारा उल्लंघन होता है तो आप इस 5 प्रकार के रिट के माध्यम से सीधे किसके पास पहुंच जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का। सीधे वहां पर रिट के माध्यम से आप जा सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये 5 जो रिट है, ये इसका नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो मामला ये क्लियर हो गया कि क्या कुछ है, 14 से 32 तक पहुंच गए हम, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 को कहा जाता है कि जिस तरह से हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, और वैसे ही अगर हमारे संविधान में किसी तरह की समस्या हो जाए, है ना, सरकार हनन करे, तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का ये एक अधिकार है। हमारे संविधान में कैसे उपचार किए जाएंगे, ये उसका डॉक्टर है। मामला क्लियर। अब यहां एक चीज आपसे फैक्चुअली पूछा जा सकता है कि देखिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान हमने कहां से किया। तो अगर देश के बारे में पूछे तो जर्मनी, और अगर जर्मनी का जो संविधान है वो कौन सा है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वाइमर संविधान से हमने लिया। ठीक है। अब चलिए यहां पर संवैधानिक प्रावधान अगर देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का उल्लेख यहां पर देखने को मिलेगा। ये पूरा आपको पता होना चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो 52, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण है,
352, 356 और 360। ये 3 जो आर्टिकल है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपातकाल यहीं से आकर के जुड़ता है। अभी मैं बताऊंगा विस्तार से, धैर्य रखिए। तो यहां पर जितनी चीजें मैंने पढ़ा दी समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं, एक एक चीज नोट कर लीजिए, जो बोलते चलता हूं वो भी, क्योंकि प्रश्न वहां से भी बन सकते हैं। ठीक है, अब चलिए भारत में अब तक की घोषणाओं पर अगर नजर डालें, किसकी घोषणा? आपातकाल की, इमरजेंसी की घोषणा। तो राष्ट्रीय आपातकाल साथियों अब तक 3 बार लगाया गया। मैंने किस तरह के आपातकाल की बात की? राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया। ठीक है, अब फिर इसमें क्या अंतर होगा बताएंगे। अभी राष्ट्रीय वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं अभी चर्चा करेंगे। तो 1962 में जब हिंदी चीनी का भाई भाई का नारा लगा करता था और चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया, तो उस समय चीनी आक्रमण के समय पर पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उस समय इस राष्ट्रीय आपातकाल का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आगे बढ़कर के 1971 के समय, 1971 में क्या होता है? बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा संघर्ष चल रहा है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती हैं और आज का बांग्लादेश उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, भारत उसको अलग करने के लिए अपनी सेनाएं भेज देता है और पाकिस्तान के साथ भीषण युद्ध हो जाता है। पाकिस्तान के तकरीबन 93,000 सैनिकों को हमने समर्पण करवा लिया, भारतीय सेना ने समर्पण करवा लिया पाकिस्तान की। दुनिया भर में घोर बेइज्जती हुई। तो उस समय भी साथियों भारत में क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों तो जस्टिफाई है, दिक्कत नहीं हुआ। फिर 1975 में जो यहां पर इमरजेंसी लगा दिया गया, ये आ गया चर्चा में। और इसीलिए हमने कहा कि ये जो नेशनल इमरजेंसी लगा, इसी का 50 वर्ष पूरा हुआ। कब हुआ? 2025 में। समझ रहे हैं ये क्यों? आधार क्या है? आंतरिक अशांति का आधार बना दिया गया। इस वक्त क्या आधार है? चीन ने आक्रमण किया। इस वक्त क्या आधार है? पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। यहां क्या है? आंतरिक अशांति। अब यह आंतरिक अशांति कौन तय करेगा? क्या सरकार के विरुद्ध भी जनमानस उभर आए तो सरकार उसको आंतरिक अशांति कह देगी? जनता के आवाज को दबाने के लिए क्या देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया जाएगा और तमाम लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका हनन किया जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, जैसा जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? ठीक बात यही की जा रही है। तो इसीलिए ये 1975 का जो ये है आंतरिक अशांति के आधार पर जो यहाँ पर आपातकाल लगाया गया राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 बताया था ना, ये 352, 56 और 360। क्या इसका महत्व? एक है राष्ट्रीय आपातकाल की जब हम बात करते हैं, यानी कि हम आर्टिकल 352 की बात करते हैं। यहां पर जो कुछ किया गया है ये किसके आधार पर किया गया? जरा बताइए। ये 352 के आधार पर किया गया। और एक आपने सुना होगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को ठीक से तैयार करके जाइए। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आगे, जब मैं राष्ट्रपति के विषय में पढ़ाऊंगा, चूंकि मणिपुर में पिछले साल राष्ट्रपति शासन लगा था, तो वह किस लिए चर्चा में आएगा? यहां पर अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत, और 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है, जो कि देश में अभी तक कभी नहीं लगा है। अब चलिए जरा इसको, इस आप चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि मैंने बता दिया है 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन हमारे संविधान में दिखता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, यानी कि युद्ध अगर होता है तो हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में थे, हम चीन के साथ युद्ध में थे, तो 1962 और 71 में इसका इस्तेमाल किया गया। बाहरी आक्रमण तो बाह्य आपातकाल या सशस्त्र विद्रोह, जिसको आंतरिक आपातकाल कहा गया। और आंतरिक अशांति इंदिरा गांधी जी ने कहा, उसके आधार पर लगा दिया। बाद में हमने उसमें शब्द जोड़ा सशस्त्र विद्रोह। अगर जनमानस सरकार के अगेंस्ट है, सरकार के किसी नीति के खिलाफ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोगों के मौलिक अधिकार का हनन किया जाएगा, लोप हो जाएगा। नहीं, वो सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, आंतरिक आपातकाल में क्लियर होना चाहिए। मामला समझ में आ गया। राष्ट्रपति शासन की जब बात करेंगे अनुच्छेद 356 में, तो राज्य में वैधानिक तंत्र जो है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, वह पूरी तरह से विफल हो जाए। केंद्र सरकार के साथ टकराव हो सकता है। जो संविधान है, संविधान के नियमों का पालन ना किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा।
तमाम तरह की चीजें हैं। केंद्र सरकार, चूंकि संघीय व्यवस्था में हम सब हैं, तो केंद्र सरकार जो निर्देश दे रही है उसका राज्य सरकार पालन ना करे। तमाम तरह की स्थिति जब ऐसा होगा तो राज्यपाल महोदय रिपोर्ट भेजेंगे, किसको? राष्ट्रपति को, यानी कि केंद्र सरकार को व्यवहारिक तौर पर। और उसके आधार पर फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, जिसका हमने उदाहरण कहा देखा साथियों, मणिपुर में। मणिपुर में क्या स्थिति रहा? पिछले कुछ वर्षों में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में निर्जातीय संघर्ष काफी बढ़ गया और शांति का माहौल हुआ, पूरा मणिपुर जल उठा, हजारों लोगों की हत्याएं हुई और अंततः जो चुनी हुई सरकार रही, जो बहुमत की सरकार रही, उसको इस्तीफा देना पड़ा। और फिर क्या हुआ? राज्यपाल महोदय ने अनुशंसा कर दिया राष्ट्रपति शासन का। तो यहां पर इसीलिए ये चर्चा में रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे जरा चलते हैं, वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। वित्तीय आपातकाल बोले तो अनुच्छेद 360 तक पहुंचेंगे। अब देखिए जरा इस पर बात करते हैं। क्या राष्ट्रीय आपातकाल इस देश में लगा? 3 बार लगा। क्या राष्ट्रपति शासन लगा? न जाने कितनी बार लगा। क्या वित्तीय आपातकाल इस देश में लगा? ना, कभी नहीं लगा है। क्या नौबत आई इसकी? आई नौबत 1991 के दशक, 90 के दशक में आया, जब 91 में हम जो एलपीजी अडॉप्ट करते हैं, जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री होते हैं, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, और वो जो एक वित्तीय संकट से भारत गुजरा था, भारत की साख दांव पे लगी हुई थी, उस दौर में वित्तीय आपातकाल लगाने की बात की जा रही थी। लेकिन आईएमएफ ने हमें कहा कि भैया आपको मदद वगैरह चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए, उदारीकरण को अपनाइए, आप लोग निजीकरण को अपनाइए, वैश्वीकरण के रास्ते पर चलिए, फिर आईएमएफ और तमाम वित्तीय संस्थाएं जो वैश्विक हैं वो आपके विषय में सोचेंगी। हमने वो काम किया और फिर हमारी साख बच गई। तो वित्तीय आपातकाल लगने की नौबत आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो उस वक्त भी नहीं हुआ। दूसरा फिर कहेंगे कब हुआ? दूसरा जब कोविड-19 आया था 2019-20 के समय में, आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसर्स अपनी सैलरी नहीं ले रहे थे, बहुत सारे लीडर ने कह दिया कि भाई हम सैलरी नहीं लेंगे, विधानसभा ने कह दिया कि जितने विधायक थे कि हम सैलरी नहीं लेंगे, मिनिस्टर ने छोड़ दिया। उस वक्त भी बात की गई कि वित्तीय आपातकाल क्या देश में लगा दिया जाए, अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाए। तो कब होता है? भारत या उसके किसी भी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो जाए, ऐसा लगे कि संचित निधि में जो पैसा है, जो राजकोष है, उससे सैलरी वगैरह नहीं दिया जा सकता है, कामकाज नहीं देश का चल सकता है, वित्तीय अस्थिरता का माहौल चरम पे है, तो वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 360 के जरिए कर दिया है। हम उसका बेहिचक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कभी ऐसा नौबत नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के अगर यहां से पूछेगा तो प्रश्न बना देंगे, पूछा गया है, ये तीनों पूछा गया है यूपीएससी में, तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। जरा चलिए यहाँ पर एक जो है चार्ट वगैरह दे देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। देखिए क्या है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, घोषणा और प्रक्रिया। प्रोसेस में लाइए अपने माइंड में, प्रक्रिया पर जोर दीजिए। अब यही मैंने कहा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहलू, विभिन्न पहलू पर बात करेंगे और प्रावधान इसका क्या क्या है। अब जैसे प्राधिकरण की बात की गई है, तो प्राधिकरण में क्या कहा गया? राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बाद ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव पर ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है? केवल कैबिनेट की। और कैसे? क्या मौखिक बोल दे कि राष्ट्रपति महोदय आप आपातकाल की घोषणा कर दीजिए और हो जाएगा? नहीं, क्या लिखित, आपको रिटर्न में देना पड़ेगा राष्ट्रपति के पास। तो कैबिनेट को अगर लगता है कि किसी तरह का सशस्त्र विद्रोह हो रहा है या जो खतरा है देश पर, इन सब के आधार पर कैबिनेट पहले फैसला करे और कैबिनेट जो है लिखित सिफारिश किसके पास? प्रेसिडेंट के पास भेजे और उसके बाद आपातकाल की घोषणा की जाएगी। तो पहली चीज क्लियर है। आगे संसदीय स्वीकृति, फिर घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों का तात्पर्य यहां दिया, लोकसभा राज्यसभा से अनुमोदन भी इसका अनिवार्य होगा। कब तक? अनंत काल तक नहीं, 1 माह के भीतर जो घोषणा राष्ट्रपति करेंगे उसके दौरान। यह किसकी जिम्मेदारी पड़ता है? जो सरकार में है। तो संसद यहां इसीलिए दिया है कि संसद का हिस्सा सभी हो जाते हैं, तो वह ध्यान रखते हुए लोकसभा राज्यसभा दोनों। अवधि क्या है? एक बार में अधिकतम 6 महीने तक इसे जारी किया जा सकता है। अच्छा, मान लेते हैं 6 महीने से ज्यादा की कंडीशन ऐसा रहता है, तो क्या इसे अनिश्चितकालीन तक बढ़ाया जा सकता है? जवाब है कि हाँ, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते यह होगा कि हर बार संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी। क्लियर? अब एक प्रश्न बहुत पूछा गया है कि इसके लिए बहुमत क्या चाहिए फिर,
है ना। तो बहुमत में कहा गया है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या ध्यान रखिए, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, 2/3 बहुमत। दो बातें हैं ठीक से, नहीं तो यहां पर आप लोग गड़बड़ कर लेंगे। समझिए इस बात को, क्या कहा मैंने यहां पर, कहा कि सदन की जो कुल संख्या होगी, ठीक, अब कुल सदस्य संख्या का बहुमत जितने होंगे, बहुमत क्या +1 कर दीजिए, ओके। इसके अलावा और लिखा है, ध्यान दीजिए इस कंजक्शन पर, क्या कहा, उपस्थित उस दिन वोटिंग में कितने प्रेजेंट हैं, और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उसका कितना 2/3 मेजोरिटी, 2/3। तो कुल का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले का 2/3। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ये, तो उसके आधार पर इसको किया जाएगा। अच्छा, इसको रद्द करना है, तो रद्द करने के लिए क्या है, क्या फिर से पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा? नहीं, राष्ट्रपति इसे कभी भी समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए फिर बाकी मतलब वो बहुमत वगैरह नहीं होना है। यदि लोकसभा इसके विरोध में प्रस्ताव पारित कर दे तो इसे समाप्त करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक। अब मूल अधिकार, इससे प्रश्न आएगा साथियों, तो मूल अधिकार से जोड़ करके पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। 20-21 पर जाकर के आप टिक जाएंगे, और ये अनुच्छेद 359 के तहत है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए चीजें, चलिए। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से काफी प्रश्न रहता है, थोड़ा उलझाव भी है, लेकिन यहां से आपके लिए अच्छा रहेगा ये। आपातकाल के दौरान और बाद में इस देश के संविधान में क्या क्या संशोधन हुआ है, यह समझना पड़ेगा। अब देखिए क्या लिखा गया, दो शब्द पे ध्यान दीजिए, दौरान और बाद में, ठीक है। तो आपातकाल के दौरान क्या होगा, बहुत सारे ऐसे संशोधन करके चीजें ले दी गई संविधान में जो कि संविधान के लिए, इस देश के लिए बेहतर नहीं था, और बाद में फिर क्या हुआ, उन तमाम चीजों को बदलने के लिए एक संशोधन हो गया। क्लियर है चीजें? तो 1975 38वां संशोधन होता है, और मतलब आपातकाल आ चुका है देश में, और उस वक्त क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू पर बात की जाती है, और कहा जाता है कि देखिए जो आपातकाल की घोषणा है, इस आपातकाल की घोषणा को जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखा जाएगा, यानी कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया इसे सरकार ने। समझ रहे हैं? पार्लियामेंट से यह करवा लिया कि भाई संशोधन करके न्यायालय इस पे कुछ नहीं कर सकता है। और 75 में ही 39वां संशोधन होता है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, संसद को चुनावी विवादों का निर्णय लेने का विशेष अधिकार दे दिया गया। चूंकि इमरजेंसी लाइक सिचुएशन क्यों हुआ था, इंदिरा गांधी के निर्वाचन पर प्रश्न उठे थे, और कहा गया कि इंदिरा गांधी इसमें कंडीशन में प्रधानमंत्री ही नहीं रह जाएंगी। तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगी तो तमाम इमरजेंसी लगाया गया, और तमाम संशोधन जो है उसको ध्यान में रख के किया गया। इसीलिए आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, ताकि न्यायालय के हाथ बन जाए, और चुनावी विवाद हो तो वो अदालत तक ना जाए, सुप्रीम कोर्ट पे ना जाए। उसको क्या करेगा, संसद को विशेषाधिकार दे दीजिए, संसद में आपका बहुमत है, आप करवा लीजिए। क्लियर है चीजें? क्यों वो घटना ध्यान रखिए कि क्यों ऐसा किया गया, तो आप इसे समझ सकते हैं। और साथियों 1976 में 42वां संविधान संशोधन हो गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं इसे, लघु संविधान कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्या संविधान का एक छोटा सा भाग है? नहीं, बहुत सारे संशोधन हुए। 75 में इमरजेंसी लगा, 76 में ढेर लगा दिया संशोधन का गवर्नमेंट ने, इमरजेंसी का सिचुएशन था, जो भी चाहा संशोधन किया। इतने संशोधन कर दिए गए संविधान में कि संविधान नया जैसे लगने लग गया, न्यायालय के शक्तियों को पूरी तरह से लघु कर दिया गया, और इसीलिए कहा गया कि भाई ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक नया संविधान आपने तैयार कर दिया। संशोधन होता है थोड़ा बहुत, समय के अनुकूल जिन चीजों में परिवर्तन चाहिए वो, लेकिन इतने सारे संशोधन, फिर तो एक नया संविधान ही हो गया छोटा सा। तो ये किया गया, और उसके अंतर्गत देखा गया कि इसमें जो डीपीएसपी है, जो संविधान के, ध्यान दीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान के भाग 4 में हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के ठीक बाद, तो वहां पर उसको प्राथमिकता दी गई, और न्यायिक के शक्तियों में कटौती कर दिया गया। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता देने का, देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, बिटवीन द लाइन स्टडी करिए। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को प्राथमिकता दिया गया, तो डीपीएसपी को क्यों प्राथमिकता दे रही है सरकार उस वक्त? इसीलिए कि डीपीएसपी के लिए राज्य बाध्यकारी कंडीशन में नहीं है स्टेट, जबकि फंडामेंटल के लिए स्टेट बाध्यकारी कंडीशन में है। ये जो आर्टिकल 32 है, ये फंडामेंटल कोई राइट आपका हनन होता है तो उसके अगेंस्ट 5 तरह का रिट दिया गया है। सीधे आप क्या कीजिए, स्टेट को खड़ा कर दीजिए कटघरे में, सुप्रीम कोर्ट में, है ना।
तो यहां पर डीपीएसपी में कहा गया भैया कि डीपीएसपी ऐसा है जो भावनाओं का कूड़ा कहा। इसे बहुत सारे लोगों ने हमारे संविधान को लेकर के आलोचना किया और कहा कि जब सरकार को सामर्थ्य होगा तो डीपीएसपी के तमाम जो प्रावधान है इसको लागू किया जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो नीति निर्देशक तत्व में पल्ला किसके तरफ झुका हुआ है? सरकार के तरफ। सरकार बाध्यकारी नहीं है। अगर इसे लागू नहीं किया जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते वो 32 का इस्तेमाल करते हुए। सरकार कहेगी हमारे सामर्थ्य नहीं है। तो सरकार ने इस वक्त क्या किया? इसी को प्राथमिकता दिया, न्यायिक शक्तियों का कटौती किया, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया, तमाम और तरह के सुधार किए गए। 1977 शाह आयोग आया। शाह आयोग को देखने, अच्छा ये शाह आयोग पर प्रश्न आ चुका है तो ध्यान रखिएगा। 77 में चूंकि आप जान रहे हैं कि इमरजेंसी खत्म हो रहा है, शाह आयोग बनाया गया। शाह आयोग को कहा गया कि आप देखिए आपातकाल के दौरान क्या क्या दुरुपयोग हुए, क्या क्या ज्यादतियां हो गई, इन सब चीजों की जांच कीजिए। और तमाम तरह के जांच करने को लेकर के 1978 में फिर 44वां संशोधन कर दिया गया, जिसमें आंतरिक अशांति कहते हुए जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इस शब्द को हटाया गया और उसी आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया और कहा गया कि इसको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा जाएगा, जो पहले 1976 में 42वां संशोधन के अंतर्गत, और ध्यान रहे 38वां संशोधन जो हुआ था 1975 में इमरजेंसी लगाने के ठीक बाद, उसमें भी कहा गया था कि आपातकाल की घोषणा को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया जाए। लेकिन यहां पर फिर से जब 44वां संशोधन 1978 में हो रहा है तो कहा गया कि नहीं, आपातकाल की घोषणा को भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा जाएगा और आंतरिक अशांति के आधार पर कोई भी सत्ता में रही हुई पार्टी देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकती है, वो सशस्त्र विद्रोह प्रूफ करना पड़ेगा। बहुत चीज क्लियर हो गया। यहां पर इतनी सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न बनता है साथियों, चूंकि 50 वर्ष पूरा है, इसको काला दिवस के तौर पर मनाया जाता है, भारतीय न्यायपालिका और भारतीय कार्यपालिका विधायिका के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित तौर पर सभी के हाथ पैर बांधने की कोशिश किया गया राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1975 में, और इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र का ये एक काला अध्याय है। यहां से प्रश्न बनने के चांसेस रहेगा, यूपीएससी की नजर रहेगी, ठीक से तैयार करिएगा। एक टॉपिक क्लियर। एक टॉपिक के अंतर्गत हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी वगैरह थोड़ा देख लिया, बहुत सारे संशोधन भी पढ़ लिया, शाह आयोग भी पढ़ लिया। ध्यान रखिएगा क्या क्या पढ़े हैं, ध्यान रखना है, वहां से प्रश्न ये पूरा घूम के आएगा, कहीं से भी आ सकता है। अब चलिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में आ गया है, उपराष्ट्रपति का पद। अब साथियों यहां पर पढ़ने का तरीका होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट चर्चा में रहा है। आप जानते हैं कि जो पुराने उपराष्ट्रपति थे अचानक से रिजाइन दे दिए और फिर सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए? 15th वाइस प्रेसिडेंट हुए ये। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं आपको पता ही है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यानी कि जो भी व्यक्ति इस देश के उपराष्ट्रपति होंगे स्वतः ही राज्यसभा के सभापति भी हो जाएंगे। इतनी बात तो आपको क्लियर ही होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत इनके चुनाव की प्रक्रिया और अनुच्छेद वगैरह बता देता हूं, क्योंकि प्रश्न आएगा तो वहीं से आएगा। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहता था कि उपराष्ट्रपति अगर आप पढ़े ना तो आप गवर्नर का पद जरूर पढ़े। गवर्नर का पद पूछा जा सकता है, ठीक है, चूंकि कई राज्यों में ये विवाद में रहा है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि प्रेसिडेंट वैसे भी बहुत चर्चा में रह रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट आप पढ़ ही रहे हैं तो प्रेसिडेंट भी एक नजर मार लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न रहेंगे तो यहीं पर कुछ जगहों पर आपसे पूछा जाएगा। चलिए चुनाव की प्रक्रिया और योग्यता को लेकर देखते हैं। अगर यहीं से प्रश्न आ जाता है तो नामांकन, यानी कि चुनाव में नामांकन अगर करना है तो जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जाएंगे तो उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक अनिवार्य है। इसके अलावा आप इसके बिना नामांकन नहीं कर सकते हैं। एक छोटी सी राशि आपको जमानत राशि के तौर पर भी देनी होगी और वह जमानत राशि होगी 15,000 की। मतदान पद्धति पर ध्यान दीजिए, मतदान पद्धति पर ही प्रश्न पूछा जाता है और वह आपको यहाँ पर प्रीलिम्स में बहुत डिकोड नहीं करना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से, और उसमें भी एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और ये क्या, गुप्त मतदान द्वारा। तीन चीजें प्रीलिम्स के नजर से, अभी बहुत दिमाग मत लगाइए, आपके पास बहुत टॉपिक है,
हालांकि इसको मेंस में जब हम लोग अगर डिस्कशन करेंगे तो बहुत डिकोड करेंगे। यहाँ पर पहली चीज क्या ध्यान देना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, पहली बात। दूसरा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तीसरा, गुप्त मतदान। ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। योग्यता, आप देखिए क्या आप भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य हैं या नहीं है, यहां से फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। आज पता चल जाएगा। क्या आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक हैं तो एक क्वालिटी आप में है कि आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अब चलिए, अब क्या 35 वर्ष की आयु आप पूरी कर चुके हैं? अगर आप 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, भारत के नागरिक हैं, तो दोनों क्वालिटी आपका हो गया। अगर 35 वर्ष की आयु आप पूरी नहीं किए हैं, भारत के नागरिक हैं, तो कुछ नहीं करना है, पहले 35 वर्ष का हो जाइए। देखिए कितनी संभावनाएं हैं जीवन में, है ना। तो अभी आप सिर्फ उम्र के वजह से उपराष्ट्रपति बनते बनते तक रह जा रहे हैं, तो पहले 35 के हो जाइए, फिर उपराष्ट्रपति बनने का दौर आपका शुरू हो जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जितनी सारी पात्रताएं हैं वो सब भी ऐड कर दीजिए, ये सब भी होगा तो आप योग्य होंगे। अब इससे संबंधित तो मुझे लगता है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं, तो उसको चर्चा में लाते हैं। अनुच्छेद 63 कहता है कि देखिए भारत का एक पद और होगा, वो उपराष्ट्रपति का होगा। कई बार ये प्रश्न में हो सकता है, पीसीएस में पूछा गया है कि क्या उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 63 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये शब्द में कंफ्यूजन नहीं होना है। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। 65, राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है किसी भी कंडीशन में, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, रिजाइन दे देते हैं, और भी कोई भी मामला हो, दिवालिया घोषित होते हैं, कुछ भी, तो कुल मिलाकर के अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ये अनुच्छेद 65 कहता है। ध्यान रखिएगा। 67 क्या कहता है कि इंपॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? वह भी 5 वर्ष का होगा, और वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे करके पद छोड़ सकता है। अभी धनखड़ साहब ने किया है, तो उसे राज्यसभा के संकल्प द्वारा हटाया भी जा सकता है, लोकसभा की सहमति के साथ। ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें यहां पर अनुच्छेद इनसे संबंधित ध्यान रख लेंगे, काम बन जाएगा। आते हैं जरा इस पर, क्या है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्यों यह पद चर्चा में रहा? अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की गई। लोकसभा स्पीकर हमारे कौन है अभी? ओम बिरला। बजट सत्र के दौरान ही इन पर यह आरोप लगा कि ये जो है पक्षपात करते हैं, सत्ता पक्ष के तरफ से बोलते हैं, जबकि उम्मीद की जाती है स्पीकर से कि वह तटस्थ रहेंगे, है ना, लोकतांत्रिक चीजों को सही से बढ़ावा देने के लिए, सदन के कार्यवाही को सही से संचालित करने के लिए। तो यह पद चर्चा में रहा, चूंकि हाल ही में के समय में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन की जो कार्यवाही हुई है उसके संचालन में कुछ सदस्यों को निलंबन किया गया, विधेयकों को मनी बिल घोषित करने के कुछ निर्णय आते रहे। सुमित्रा महाजन जब एक बार थी, आधार को उन्होंने मनी बिल बना दिया था, उस वक्त भी बहुत चर्चा में रहा। विपक्ष द्वारा निष्पक्षता पर प्रश्न किए गए, राजनीतिक बहस इस पर शुरू हुआ, सार्वजनिक चर्चाएं शुरू हो गई, और जितना चर्चा हुआ है ना, इतना चर्चा के बाद यूपीएससी का नजर बन जाने के लिए पर्याप्त है। तो अब सबसे पहले डिबेट यहां पर यह करते हैं कि आखिर अध्यक्ष चुना क्यों जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए सदन में जैसे क्लास में आप बैठते होंगे तो एक मॉनिटर तो होते हैं ना, है ना। मॉनिटर इसलिए होता है कि ताकि चीजों को देख सके। उन्हीं छात्रों के बीच में कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एक होता है। टीचरों के बीच में एक क्लास टीचर होते हैं ना, बाकी आपके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स वगैरह देखने के लिए। ऐसा ही अपने ही भाई बंधुओं के बीच में चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, एक बंदा चुन लेते हैं, उसको कहते हैं भाई साहब आप अध्यक्ष रहेंगे, आप सब चीजों को संभालिए, कार्यवाही वगैरह आप करेंगे। तो सदन की कार्यवाही का ठीक से संचालन करना है, नियमों के अनुसार सारा काम हो, निर्णय करवाना हो, वोटिंग करवाना हो, संसदीय अनुशासन बनाए रखना हो, लोकसभा के जो जितने भी कार्य प्रणाली है उसको ध्यान में रखना हो। इन सब चीजों को देखते हुए जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, एमपीज, अपने बीच में से ही एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। अब चलिए ये तो हो गई बातें, संविधान इसको लेकर के क्या कहता है। देखिए संविधान कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकती है, और यह संविधान के अनुच्छेद 93 में है। अब देखिए ये जो है इस बार का आर्टिकल 93 ये चर्चा में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कीजिए। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, हटाने की बात की गई है, लेकिन चुनाव से प्रश्न पूछ सकता है, यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछता। सदन में उपस्थित सभी सदस्यों के बीच उपस्थित शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या
साधारण बहुमत, विशेष बहुमत नहीं, 2/3 नहीं, साधारण। और राष्ट्रपति द्वारा तिथि निर्धारित। किसके द्वारा? की पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अगर की पॉइंट समझ में आएगा तो आपको काम बन जाएगा। अध्यक्ष की स्थिति, अध्यक्ष सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं, वह अनिश्चित रूप से क्या रहेंगे? निष्पक्ष। यही प्रश्न उठ रहा है ओम बिरला पे। तो सदन की कार्रवाई में ना तो सरकार होती है और ना ही विपक्ष, तो अध्यक्ष क्या होगा? अध्यक्ष से उम्मीद की जाएगी कि ये जनाब जो है संपूर्ण तटस्थ होंगे, किसी दलीय भावना के अंतर्गत कार्य ना करेंगे। अगर करते हैं तो फिर अभी वाली कंडीशन हो सकती है। चलिए, कार्यकाल क्या होगा? लोकसभा के पूरे कार्यकाल तक। तो लोकसभा का अमूमन कार्यकाल ठीक से चल गया तो कितना? 5 साल, और नहीं तो जब तक लोकसभा तब तक आप। तो नई लोकसभा की पहली बैठक तक अगर वो इस्तीफा दे दे या सदन द्वारा हटा दिए जाएं, तब तो मामला भी से निकल गया। तो कार्यकाल उस हिसाब से टर्म एंड कंडीशन के साथ डिसाइड होता है। अब ये इंपॉर्टेंट, अध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। अभी चर्चा में यही रहा। कहां पर है? सबसे पहले 94। 93 में क्या था? फिर से चलिए रिवीजन मारिए। 93 में क्या है? स्पीकर का पद होगा, संविधान इसकी बात करता है। 94 में क्या है? चलिए फिर से नजर मारिए। स्पीकर को हटा दिया जाएगा, संविधान इसकी भी बात करता है। सदन के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले क्या देना होगा? नोटिस देना होगा। जिस दिन प्रस्ताव पर चर्चा हो उसी दिन अध्यक्ष अपनी ही अध्यक्षता नहीं कर सकते। भाई आप ही को हटाने की बात चल रही है और आप ही जो बन जाएंगे उस दिन नहीं करना है भाई आपको। तो ये मामला समझ में आ गया। अब अध्यक्ष के प्रमुख कर्तव्य, यहां से प्रश्न हो सकता है। दायित्व क्या है? संक्षेप में हमने कर्तव्य बता दिया। सदन की कार्रवाई संचालित करना। तो कुल मिलाकर के सदन में चर्चा हो गया, किसी भी चीज पर निर्णय, वोटिंग करवाना, ये सारा काम। अनुशासन बनाए रखना, तो जो अराजकता का जो स्थिति हो सकता है, जैसे हंगामा करना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो तख्ती दिखाना, ये सब नहीं करने देंगे। अराजकता पर नियंत्रित करेंगे, नियम पालन करवाएंगे सदस्यों को। और मत परिणाम में निर्णायक मत, ये बहुत जो होता है ना कास्टिंग वोट, ये महत्वपूर्ण है। जब मत दोनों के बराबर आ जाए तो एक तरह से वीटो पावर जो कहते हैं उसका इस्तेमाल करना, अंतिम मत ये दे सकते हैं। मनी बिल का निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है। आधार बिल के हो गया था, यह तय करना कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। समितियों का नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी विशेष समितियों के गठन और कार्यों का नियंत्रण ये करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन जब संयुक्त बैठक करें तो नेतृत्व कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति नहीं। इसीलिए इस पर यूपीएससी ने पॉलिटी में प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा संसदीय ढांचा में 2ym दर्जे का माना जाता है, विवेचना करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट उसमें से आएंगे, एक ये भी आएगा कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी किसकी दे दी जाती है? लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको। राज्यसभा के सभापति को क्यों नहीं मिलता भैया? मामला क्लियर है? तो कुल मिला के वो अलग डिबेट मेंस का हो गया, यहाँ प्रीलिम्स के लेकर के आपको इतना जरूरी है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगला चले, क्या है? दल बदल विरोधी या रोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इधर चला, मैं उधर चला, है ना, चुन करके आ गए, इधर कुछ लोग भाग गए पार्टी में, कुछ उधर भाग गए, तो राजनीतिक अस्थिरता तो बनी रह जाएगी। जनता ठगी हुई महसूस करेगी। और एक समय था कि ये चलन में चल गया था, चुनाव हो गया, फिर जहां फायदा मिल रहा है, रेवरी मिल रही है, वहीं हो गए नेताजी, उधर सेट हो गए। इससे राजनीतिक अस्थिरता चरम पर रही। अब मजबूरन यहां पर कुछ कार्य करना पड़ा। 10वीं अनुसूची बनाई गई। हमारे संविधान में मूलतः साथियों 8ही अनुसूची रहा, आप पढ़े होंगे, मूल संविधान में 8ही अनुसूची है। 9वीं अनुसूची बाद में बढ़ाया गया, जब संविधान संशोधन वगैरह किया गया तो भूमि संशोधन को लेकर के बातें की गई, तो 9वीं संशोधन बनाया गया, 9वीं सूची बनाएगी सॉरी, कि उसमें बहुत सारे प्रावधान को डाल दिया जाए ताकि न्यायालय उस पर हस्तक्षेप ना कर पाए, सक्रियता के वार से बचा जा सके। हालांकि वो भी एक तरह से न्यायालय ले ही ले रही है, ठीक है। उसके बाद 9 हो गया और 10वां यही आया था। 10वां अनुसूची जो आकर के बना वो दल बदल की वजह से बना। कई राज्य में देखा गया हाल ही में कि विधायक और सांसदों द्वारा पार्टी बदलने की बात आई। इसके अलावा एक और वर्ड चर्चा में आया जिसका नाम है क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है कि पार्टी बी के विधायकों या सांसदों ने पार्टी ए को अपना मतदान दे दिया। होना चाहिए क्या कि पार्टी बी के साथ रहिए, ईमानदार बनिए, दे दिया इसको, और पार्टी ए वाले ने बी को कभी दे दिया। क्रॉस वोटिंग। इसके वजह से ये सारी घटनाएं जो है दल विदल कानून के तहत अयोग्यता को सामने लाता है
और कुल मिलाकर के इस मामलों में निर्णय लेने का अधिकार जो है वह सदन के अध्यक्ष या स्पीकर के पास होता है। इसीलिए यह कानून फिर से चर्चा में आ गया है, खास करके इस बात को लेकर के कि स्पीकर निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। स्पीकर का पद भी चर्चा में है, इसलिए स्पीकर वाला पॉइंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और क्या जो स्पीकर निर्णय लेंगे कि ये जो विधायक या सांसद होंगे वो सदस्य रहे या ना रहे, तो क्या उनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए? तो खतरनाक चीज है यहां पर। तो इन सब चीजों को लेकर के दल बदल रोधी कानून चर्चा में आ गया है। तो यहां से कुछ चीजें बताऊंगा, उसको ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ बातें होंगी और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। पहले समझ लेते हैं इसको। दल बदल को रोकने के लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, जिसकी हमने पहले चर्चा किया कि 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, वह यहां पर लाया गया। बाद में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें और कराई की गई। अब इस कानून के तहत कुछ यहां पर बातें की गई। देखिए, सांसद और विधायक क्या दोनों पर लागू होगा? हाँ। अब इनको अयोग्य ठहराया जा सकता है कुछ बातों के आधार पर। स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दें, पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करें, पार्टी व्हिप जारी करती है। आप देखते होंगे निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए, निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हम किसी पार्टी के नहीं है, इंडिपेंडेंट, हमने चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव लड़ने के बाद मुझे मन किया कि मैं फलानी पार्टी में शामिल हो जाता हूं, तो दल बदल रोधी कानून मेरे पर लग जाएगा और मेरी सदस्यता काल लोप हो जाएगा। क्लियर है? पार्टी ने व्हिप जारी किया है कि फलाने मुद्दे पर सदन में सब उपस्थित रहना और पार्टी को वोट भी देना, क्रॉस वोटिंग कर दिए, सदस्यता समाप्त, ये मुद्दा उठ सकता है। स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दे तब भी ठीक है। चलिए, अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, हाँ, लेकिन अगर ये सब चीजें भी होता है तो अंतिम अधिकार कौन तय करेगा? स्पीकर। अब इसी बात को लेकर के विवाद रहता है कि स्पीकर बहुत जो है कई बार बहुत लेत लतीफी करते हैं राजनीतिक मुद्दे से, है ना, कई बार किसी को पार्टी को लाभ या हानि देने के लिए। अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, यदि किसी दल के कम से कम, यहां इंपॉर्टेंट है, 2/3 सदस्य मिलकर दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो इस मर्जर को वैध माना जाता है। अब देखिए, 10 विधायक हैं, 10 एमएलए हैं, ये लोग पार्टी ए के हैं, इनका दिल जो है ना चुनाव के बाद बार बार धड़क रहा है पार्टी बी के दिए हैं ये में, लेकिन इनके वाले के साथ इनका मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना हो रहा है। अब इनके लिए दिल धड़क रहा है, इस पार्टी के लिए मन करता है कि इस पार्टी के साथ जुड़ के कुछ कर दूं समाज के लिए। तो ये 10 लोग में से कितने लोगों का ऐसा मन करता है? 2 लोगों का। तो ये 2 कहेंगे चलो भैया इसी के साथ चलते हैं, तो ये 2 एमएलए जो हैं इधर आ जाएंगे। तो ये एमएलए रह जाएंगे क्या? बताइए, नहीं रहेंगे, इनकी सदस्यता चली जाएगी, स्पीकर इनको हटा देंगे। चलिए, तो ये तो एक कंडीशन हो गया कि 2 लोग आए तब गए सदस्यता से। अब दूसरा कंडीशन, पार्टी बी में ही आ रहे हैं। इन 2 लोगों का आने का मन कर रहा था, लेकिन इनको पता है, इन्होंने दल बदल रोधी कानून पढ़ रखा है, इनको पता है कि 2 भैया जाएंगे तो निपटा दिए जाएंगे, कानून हंटर चलाएगा। तो इन्होंने अपने जैसे और लोगों को टटोलना शुरू किया कि भैया तुम लोग भी साथ में चलो, सब मिल बांट के चलेंगे, इधर सबका दिल, जिनका जिनका दिल धड़क रहा है इधर आओ, ठीक है। तो इनको कानून पता है। क्या कानून पता है? कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 या उससे अधिक हो जाए, यानी कि आधे से भी काम नहीं चलेगा। 10 हैं तो 5 भी विधायक इधर आएंगे तो काम चलेगा नहीं। इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। इकट्ठा करते 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 मान लेते हैं 8 एमएलए इन्होंने ढूंढ लिए, अपनी बातों में फंसा लिया कि चलो तुमको उधर मिनिस्टर बढ़ा देंगे, एकदम क्या इधर रह रहे हो विधायक बन के। तो ये सब मिलकर के आ गए, 8 लोग अब बी में आ गए हैं। पहले 2 ही आ रहे थे तो सदस्यता चली गई थी, अब 8 आ गए, यानी कि 2/3 से भी ज्यादा हो गया। तो अब मुझे बताइए, क्या इनकी सदस्यता जाएगी? नहीं जाएगी। अब ये इनके मर्जर को, इनके कह सकते हैं विलय को वैध माना जाएगा इस कानून के आधार पर। तो इसलिए 2/3 की बात की गई है। पहले 1/3 सदस्यों के अलग होने पर स्प्लिट मान्य था, लेकिन 91 संविधान संशोधन 2003 में इसे हटा करके बढ़ा दिया गया, 1/3 की जगह पर 2/3 कर दिया गया। चूंकि 1/3 लोग आराम से जोड़ लेते थे, तो कहा क्या कि नहीं भैया इसको थोड़ा और कठिन कर दो, 2/3 करो, हालांकि अभी भी हो जाता है। निर्णय कौन करता है? मुख्य मुद्दा यह है, निर्णय दल बदल के मामलों में अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष करते हैं, और इसीलिए यह पद विवाद में रह जाता है, आरोप लगते रहता है ना,
कि अपने अपने हिसाब से ये अध्यक्ष जो है पार्टी से सहमति या असहमति के आधार पर कर रहे हैं। कुछ केसेस मैं चाह रहा था आपको दे दूं, ये महत्वपूर्ण न्यायालयिक फैसले हैं, मैं इस पर बहुत डिबेट नहीं करूंगा, मैं चाह रहा था कि अलग से दे दूं। आप लोग क्या काम कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एकदम अदृश्य हो जाता हूं। हो गया अदृश्य, लीजिए फटाफट, अब देख लीजिए ये सारे केसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे केसेस देखेंगे तो यही जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा, हालांकि निर्णय के बाद। तो वो सारे स्पीकर के जो चीजें मैंने पढ़ाए वो सब भी यहाँ से आकर के जुड़ेगा, तो उसमें सारे स्पीकर के ही चीजें यहाँ पर है। तो जरा सा केस देख लीजिए, जैसे कि हो तो होलोहन 1992 का आपने देखा होगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, 3-4 चीजें अगर आ जाता है तो, है ना। चलिए हो गया, आगे बढ़ जाओ। उद्देश्य क्या है इसका कि राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकना, दल बदल वाला का, अस्थिर सरकार ना हो जाए, इधर चला उधर चला ना हो, स्थिर सरकार रहे, दल बदल की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगे। आलोचना क्या, स्पीकर के निष्पक्षता को लेकर के पहले चर्चा किया, निर्णय में देरी हो रही है, विधायकों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे में विधायक जो है सामाजिक कल्याण के लिए ठीक से बोल नहीं पाते हैं, पार्टी लाइन से बाहर जा नहीं पाते हैं, ये सब मुश्किल हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां आ जाइए जरा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक को बच्चे क्या करते हैं, बिना पढ़े हुए छोड़ के चल देते हैं, प्रश्न यहीं से आता है। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI, पंचायत एडवांस इंडेक्स जारी किया गया है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने, ध्यान दीजिए किस मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्रालय, नोट कीजिए, ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को, किसके प्रदर्शन को, ग्राम पंचायत, नोट कीजिए, इसका आकलन करने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया है। किस मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्रालय। किसके प्रदर्शन का आकलन, ग्राम पंचायत के प्रदर्शन का आकलन, क्या जारी किया, पंचायत उन्नति सूचकांक, है ना, पंचायत एडवांस्ड इंडेक्स, PAI शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे प्रश्न काफी पूछे गए हैं, ये इंडेक्स वगैरह जरा प्रश्न पत्र को पलट के मारिए, देखिए, एक नजर डालिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जरा मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा कर लूं मैं, तो ये अच्छा रहेगा, नहीं तो आप लोग जो है ऐसे टॉपिक को पढ़ते नहीं, निकल लेते हैं और फिर रह जाता है आपके लिए। चलिए 1-2 टॉपिक और है, बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के बारे में ध्यान से, अवधारणा क्या है ये, PAI एक बहुत क्षेत्रीय और बहुत क्षेत्रीय सूचकांक है। अब देखिए, कहने का मतलब है इसका जो उपयोग किया गया, इस इंडेक्स को जो लिया गया है, पंचायत के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को फोकस करते हुए समग्र विकास, प्रदर्शन, प्रगति, इन सब का आकलन किया गया, कई आधारों को देखा गया है। उद्देश्य क्या है, यह सूचकांक ये कोशिश करता है, ये मापना चाहता है कि जो योजना वगैरह है पंचायत में, वह जमीनी स्तर पर काम हो रहा है कि नहीं, स्थानीय विकास हो रहा है कि नहीं, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसको कितनी अच्छे तरीके से पंचायत लागू कर पा रहा है। थीम क्या है, तो यह सूचकांक स्थानीय विकास से संबंधित 9 प्रमुख थीम्स के आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन करता है। आपसे पूछा जाए कितने थीम्स के आधार पर, तो आप क्या कहेंगे, 9 प्रमुख थीम्स के आधार पर। और कुछ चीजें यहां पर दे देता हूं, ये जो पंचायत उन्नति सूचकांक PA की श्रेणियां है उसको देखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न रह सकते हैं। इसको 5 स्टार लगाइए, स्लाइड को पूरी तरह से, यहां से ही प्रश्न रहेंगे, ज्यादा चांसेस है। पूछा जाए कि PAI क्या है और फिर ये श्रेणी पूछ लिया जाए। पंचायत को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि अचीवर को यहां पर 0% आ रहा है, यानी कि इस वर्ष के आकलन में भारत की कोई भी पंचायत इस श्रेणी में जगह नहीं बना पाई है, ये विडंबना है। स्थानीय निकाय इसलिए लाया गया था कि डेमोक्रेसी और मजबूत हो, लोग अपने निर्णय जो हैं अपने आधार पर ले सके, गांव में ले सके, नाला, रोड, पानी किधर कहां क्या चाहिए। अब इसमें देखिए, देश भर का एक भी पंचायत, सिंगल पंचायत नहीं आया है अचीवर में, 0% रहा है मानक के आधार पर। तो बहुत बड़ी डिजास्टर है हमारे लिए, ठीक है। स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर एस्पिरेंट यानी कि आकांक्षी पंचायत की बात करेंगे, तो वह अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें 61.2% आया है। परसेंटेज भी याद रखना है, और यहां भी इस श्रेणी में सर्वाधिक संख्या में पंचायत ने स्थान हासिल किया है। और परफॉर्मर यानी कि प्रदर्शन करता, ठीक ठाक काम कर रहा है, उसमें 36% आया है, जिसमें काफी संख्या में पंचायतों ने मध्यम स्तर की प्रगति हासिल कर लिया है। और फ्रंट रनर, अग्रणी, इसमें पिछला नहीं बोला है, शब्द थोड़ा सा पॉजिटिव वाला ही शब्द दिया है इसलिए, लेकिन नीचे से है ये टॉपर। इस श्रेणी में सबसे अधिक पंचायतों के साथ गुजरात जो है शीर्ष पर है। तो ये प्रश्न यहां से बनेगा, फ्रंट रनर कौन शीर्ष पर, गुजरात। समझ में आ रहा है ना, तो गुजरात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाऊं मैं, अगले टॉपिक पर चले। आदर्श युवा ग्राम सभा।
आदर्श युवा ग्राम सभा आज के टॉपिक का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न रह सकता है। मॉडल यूथ ग्राम सभा MYGS, ये शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले किस मंत्रालय के द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय डिपार्टमेंट ने शिक्षा मंत्रालय एक, दूसरा जनजातीय कार्य मंत्रालय दो। तो पंचायती राज मंत्रालय ने इस काम को करना चाहा और इसके लिए दो मिनिस्ट्री से तालमेल किया, एक शिक्षा मंत्रालय, एक जनजातीय कार्य मंत्रालय, इससे सहयोग किया और सहयोग करके यहाँ पर जो है आदर्श युवा ग्राम सभा इसको लेकर के ये इस पहल की शुरुआत किया, यानी कि MYGS पहल की शुरुआत की गई। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। उद्देश्य क्या है ये स्टेटमेंट में रहता है, पहले भी बताया हूं। यह पहल जन भागीदारी को मजबूत करने और छात्रों को कृत्रिम यानी कि मॉक, जैसे मॉक टेस्ट आप देते हैं ना, प्रीलिम्स से पहले भी प्रीलिम्स का आप टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू देते हैं, यानी कि ग्राम सभा कैसा होता है वैसा ही छात्रों को एक अनुभव दे रहा कि सत्र में शामिल होइए, स्थानीय सरकार कैसे चलाता है, इन सब चीजों को करने के लिए ताकि जागरूकता है। यह जो है पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है और क्रियान्वयन की बात करें इसे जवाहर नवोदय विद्यालय, ध्यान रखिएगा जवाहर नवोदय विद्यालय, इसके अलावा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिए, और राज्य सरकार के स्कूलों में लागू किया जाएगा। तो ये क्रियान्वयन कहाँ कहाँ किया जाएगा? मुख्य रूप से राज्य सरकार के स्कूलों के अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, EMRS में तमाम जगह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। संबंधित संस्थानों का विवरण कैसे होगा इसको समझिए। जवाहर नवोदय विद्यालय, एक तो राज्य सरकार के जितने विद्यालय हैं कहा ही मैंने, जवाहर और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसके बारे में जरा समझते हैं। ये ग्रामीण बच्चों को किनको बच्चों को ग्रामीण शब्द पर ध्यान देना है, उनकी क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित आवासीय विद्यालय है। तो पहली चीज क्या, किसके लिए? ग्रामीण बच्चों के लिए। दूसरी क्या कि उस बच्चे का सामाजिक आर्थिक स्थिति अमीर गरीब को है, किसी जाति धर्म का कोई मतलब नहीं, कोई भी हो, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्थापित एक आवासीय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है। नोडल मंत्रालय कौन होगा इसका? शिक्षा मंत्रालय। नोडल मंत्रालय से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दूसरा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS, इनका उद्देश्य क्या होगा? उन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति यानी कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उन छात्रों को शिक्षा देना है। एकलव्य पर ध्यान दीजिए, महाभारत का एकलव्य जिसका अंगूठा ले लिया गया था उसी के नाम पे है, वो भी आदिवासी समुदाय से थे। तो अनुसूचित जनजाति ST छात्रों को शिक्षा देना है जहां 50% से अधिक ST आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय लोग रहते हो। ये टर्म एंड कंडीशन ध्यान रखिएगा। और नोडल मंत्रालय इसका भी जनजातीय कार्य मंत्रालय, चिल्ड्रन ट्राइब मिनिस्ट्री जो होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। ये जरा ध्यान रखिएगा इस स्लाइड को 5 स्टार दीजिए। यहां से एक स्टेटमेंट में मुझे लगता है कि डाल के आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 2-3 चीजें आप कोशिश करना कि इसको अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज हमने जितने टॉपिक पर चर्चा किया है, आपने देखा कि हमने सदन की चर्चा किया, राज्य विधानमंडल की चर्चा की, स्थानीय सरकार की चर्चा कर लिया। कल इससे आगे मैं कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह के बारे में बताऊंगा। अभी कुछ लेक्चर चलेंगे हम आगे ऐसे पॉलिटी में, और पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पॉलिटी में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इससे आपका काम बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताएं, नोट्स जरूर बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़े रहे, करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहे। और क्या आपको इसमें ऐड ऑन चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पारी समाप्ति की घोषणा की जाती है। थैंक यू वेरी मच।